हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे समुद्र में भारत का विस्तार। समुद्र में भारत का विस्तार। देखो भाई, समुद्र के अंदर किस देश का कितना अधिकार है, इसके लिए 1982 में एक कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नहीं पता? अमेरिका में हुआ था। देखो क्या नाम था उसका, लिखिएगा। 1982 में एक सम्मेलन हुआ, यूनाइटेड, बातें नहीं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ऑन लॉ ऑफ सी। शॉर्ट फॉर्म है इसकी UNCLOS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन लॉ ऑफ सी। यानी कि समुद्र के ऊपर कानून का एक सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसके अंदर सारे संघ शामिल थे। ये जो लॉ था, ये जो कानून था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1984 में। 1982 में कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद 1984 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 1984 में इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हुआ। क्या हुआ था इस सम्मेलन के अंदर? इस सम्मेलन में एक कानून बनाया गया था। वो कानून ये था, जैसे देखो अपने भारत से ही समझेंगे हम इसको। ये दक्षिण भारत का एरिया है। ये क्या भाई? दक्षिण भारत का एरिया है, कोस्टल एरिया है हमारा, जो पानी के साथ बाउंड्री बनाता है। अब ये तट क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्या होता है? तट टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इस तट को एक सीधी रेखा यहाँ से खींची जाती है, जैसे एक रेखा खींच दी टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने के लिए। इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलेंगे इसको? बेस लाइन। और इस बेस लाइन और तट के बीच में जो पानी होता है ना, वो होता है इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। उसके ऊपर देश का संपूर्ण अधिकार होता है उस पानी के ऊपर। ठीक है। फिर इस बेस लाइन से ना 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो होगा उसको बोलेंगे टेरिटोरियल सी। और इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा ना, उसको बोलेंगे कॉन्टिजियस जोन। उसके बाद इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है ना, उसको कहा जाता है क्या कहा जाएगा उसको? इकोनॉमिक जोन। क्या कहा जाता है उसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश का पानी के अंदर अधिकार होता है। ये डिसाइड किया गया था, ये लॉ बनाया था, ये कानून बनाया था। कब है? 1982 के इस सम्मेलन के अंदर। अब देखो, ये जो एरियाज होंगे ना, इससे आगे का जो 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होगा, वो किसका होगा? वो सभी देशों का समान अधिकार होगा उसके ऊपर। 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होगा ना बेसलाइन से, उस एरिया के ऊपर सभी देशों का क्या होता है? समान अधिकार होता है, समान कानून होता है। तो एक बार देखिए, नॉटिकल माइल होता क्या है? किस किस को पता है क्या होता है नॉटिकल माइल? किस किस बच्चे को पता है कि नॉटिकल माइल होता क्या है? देखो, समुद्र में दूरी को मेजर करने की एक इकाई होती है नॉटिकल माइल। जैसे लैंड एरिया पे किलोमीटर में दूरी को मेजर करते हैं, मीटर में दूरी को मेजर करते हैं, वैसे ही पानी के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? नॉटिकल माइल होती है। और एक नॉटिकल माइल जो होती है वो इजिकल टू 1.852 किलोमीटर होती है। यानी कि लगभग 1800 मीटर, लगभग 1800 मीटर जो होता है एक नॉटिकल माइल होता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, एक बार इसको लिख लो। एक नॉटिकल माइल एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। अच्छा ये बताओ, गहराई को किस में मापते हैं? फिर गहराई को, पानी की जो गहराई होती है, समुद्र की जो गहराई है, उस फैदम में, किस में मापते हैं? फैदम के अंदर। और एक फैदम जो होता है, उस एक फैदम की गहराई कितनी होती है?
एक फैदम कितनी गहराई के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक फैदम जो होता है वो इज इक्वल टू 6 फीट होता है। कितना होता है? 6 फीट होता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक फैदम, मैं यहाँ पे एफ लिख रही हूँ फैदम को, एक फैदम जो होता है वो 6 फीट के इज इक्वल होता है। एक फैदम कितने फीट के इज इक्वल होता है? 6 फीट के इज इक्वल होता है। यानी कि फैदम में समुद्र की गहराई को मेजर किया जाता है और डिस्टेंस किस पे मेजर करेंगे? नॉटिकल माइल के अंदर जो है दूरी को मेजर किया जाता है समुद्र के अंदर। अब देखो हमें पढ़ना है ये लो, जो ये कानून बना था ना 1982 में, जो 1984 में इम्प्लीमेंट हुआ, ये कानून क्या है भाई? देखिएगा, एक होती है बेस लाइन, एक बेस लाइन होती है। क्या काम होता है बेस लाइन का? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है ये। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है बेस लाइन। अब ये बेस लाइन देखो, यहां पे हमने ये बना दी बेस लाइन। ये बेस लाइन है, क्या ये बेस लाइन है? इस बेस लाइन के अंदर जो ये पानी का भाग है, ये जो पानी का एरिया है, ये जो वाटर एरिया है, इसको कहा जाता है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। जो इंटरनल वाटर होता है इस वाले एरिया में, इंटरनल वाटर का जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है अभी? ये आंतरिक जल है, इसके ऊपर देश का संपूर्ण अधिकार होता है। देश का संपूर्ण अधिकार होता है, देश का संपूर्ण अधिकार होता है इसके ऊपर, इंटरनल वाटर के ऊपर। ठीक है, देश का भी नहीं, आप प्रदेश का बोल सकते हो। जैसे जो उड़ीसा का तट है, उड़ीसा के तट के आसपास का बेस लाइन तक का जो एरिया है, वहाँ से जो किसी भी चीज़ का उत्पादन करेगा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, उसके ऊपर उड़ीसा का अधिकार होगा। आंध्रा कोस्ट के पास का जो एरिया, वहाँ पे आंध्रा का अधिकार होगा। तमिलनाडु कोस्ट के पास का जो एरिया, वहाँ पे तमिलनाडु का क्या होगा? अधिकार होगा। तो ये इंटरनल वाटर होता है, आंतरिक जल होता है। कहाँ पे होता है ये? किस किस के बीच का पानी होता है ये? हाँ, तट व आधार रेखा के बीच, आधार रेखा के बीच का पानी होता है। तट व आधार रेखा के बीच जो पानी होता है ना, वो क्या होगा भाई? तट व आधार रेखा के बीच का पानी इंटरनल वाटर होता है। अब देखिएगा, जो ये बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन यहाँ पे बनी हुई है, इस बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल तक का जो एरिया होगा, बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल तक का जो एरिया होगा, उसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी। क्या कहा जाएगा? टेरिटोरियल सी। तो देखिएगा, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, भारत के समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है वो 3 भाग है? सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला जो पार्ट होगा वो होगा टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, इस टेरिटोरियल सी को कहा जाता है प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र। इस टेरिटोरियल सी का जो क्षेत्र होता है ना, उसके ऊपर देश का संपूर्ण अधिकार होगा। देश का संपूर्ण क्षेत्रीय अधिकार होगा। अधिकार होता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो जोन होगा, कॉन्टेजियस जोन। कॉन्टेजियस जोन,
इसको बोलते हैं एविचिनन मंडल। मंडल अदर नेम है इसका संलग्न अक्षेत्र। अक्षेत्र ये जो जोन होता है ये होता है भाई बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल तक का एरिया। बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल तक का जो एरिया होगा वो होता है कॉन्टिजियस जोन। टेरिटोरियल कितना होता है बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल, 12 न्यूटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिजियस जोन कितना होता है अभी बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन के ऊपर हमारे क्या क्या राइट होते हैं लिखिएगा। राइट ऑफ कस्टम ड्यूटी, राइट ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को बोलते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का अधिकार है, सीमा शुल्क का अधिकार है। टैक्स ऑफ बाउंड्री यानी कि इस एरिया के अंदर किसी दूसरे देश का कोई शिप आता है तो उससे हम क्या करेंगे टैक्स वसूल करेंगे। यहाँ पे हमें कस्टम ड्यूटी का राइट होता है। उसके बाद दूसरा राइट क्या होगा हमारा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीननेस, क्लीनलीनेस, साफ सफाई का अधिकार होता है। साफ सफाई की जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है, अधिकार भी है जिम्मेदारी भी है। साफ सफाई की जिम्मेवारी, साफ सफाई की जिम्मेवारी होती है। ऐसा नहीं है कि इस वाले क्षेत्र में हम गंदगी फैलाएंगे, ये हमें साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारे हाथ में देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं, अगर गंदगी ज़्यादा होगी तो मतलब उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तीसरा राइट क्या है भाई, देखो राइट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, जो पर्यावरणीय स्वच्छता होती है उसका भी क्या है अधिकार है। क्या अधिकार है हमारा, राइट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। राइट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, यानी कि पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार है, अधिकार है। ये तीन जिम्मेवारी कहाँ पे होती है हमारी, कॉन्टिजियस जोन के अंदर होती हैं। कॉन्टिजियस जोन से आगे का जो एरिया होता है वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको एक बार फिर से देखो, कॉन्टिजियस जोन जो होता है इसका अदर नेम क्या भी, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र इसको कहा जाता है। ये जो एरिया होगा कहाँ से कहाँ तक का होता है, कहाँ से कहाँ तक है, 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है क्या, कॉन्टिजियस जोन। यहाँ पे हमारे तीन राइट हैं, कौन कौन से राइट हैं, राइट ऑफ कस्टम ड्यूटी, यहाँ से हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनलीनेस, यानी कि क्या भी यहाँ पे साफ सफाई की हमारी जिम्मेदारी बनती है। राइट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, पर्यावरणीय स्वच्छता को भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिएगा अगला जो जोन है, तीसरे जोन का नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको कहा जाता है
अनन्य आर्थिक अक्षेत्र, अनन्य आर्थिक अक्षेत्र। ये जो जोन है यहाँ पे हमारे क्या क्या राइट होते हैं अभी, इस वाले जोन से हम जो फिशिंग होते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि मछलियों को निकाल सकते हैं, ऑयल का उत्पादन कर सकते हैं। अगर इस एरिया के अंदर है कहीं से ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो उस ऑयल को निकालने के ऊपर हमारा राइट होगा। उसके बाद तीसरा क्या होता है यहाँ पे, और क्या होगा, कोई भी नया आर्टिफिशियल आइसलैंड अगर हमें स्थापित करना है तो इस वाले जोन के अंदर हम कोई भी नया आर्टिफिशियल आइसलैंड स्थापित कर सकते हैं, नया द्वीप हम यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम इस एरिया के अंदर कर सकते हैं। इस एरिया की सीमा कितनी होती है, बाउंड्री कितनी होती है, तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो लिखिएगा ये जो एरिया होगा 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, मछली निकाल सकते हैं इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से मछली निकाल सकते हैं। हम यहाँ से तेल का उत्पादन कर सकते हैं, तेल का उत्पादन हम यहाँ पे कर सकते हैं, तेल का प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, नया द्वीप स्थापित कर सकते हैं, नया द्वीप स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने का आशय है कि आर्टिफिशियल आइसलैंड हम यहाँ पे बना सकते हैं। आर्टिफिशियल आइसलैंड हम यहाँ पे बना सकते हैं यानी कि स्थापित कर सकते हैं। ये 3 राइट होते हैं हमारे कहाँ पे, 200 नॉटिकल माइल तक के समुद्री एरिया के अंदर। इस 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होगा उसको कहा जाता है हाई सी, उच्च सागर। आपसे पूछेगा 200 नॉटिकल माइल से आगे के एरिया को क्या कहा जाता है, तो इस 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होगा, जो 4th पार्ट है वो होता है हाई सी, उच्च सागर, उच्च सागर या उच्च समुद्र, उच्च सागर या उच्च समुद्र इसको कहा जाता है। इस उच्च सागर के ऊपर देखो ये कहाँ का एरिया होता है भाई, 200 नॉटिकल माइल से आगे का एरिया, 200 नॉटिकल माइल से आगे का अक्षेत्र, आगे का अक्षेत्र होता है हाई सी, और यहाँ पे सभी कंट्रियों का समान अधिकार होता है, सभी राष्ट्रों का या सभी देशों का, राष्ट्रों का समान अधिकार। सभी राष्ट्रों का यहाँ पे क्या होता है, समान अधिकार होता है। इतना सा आया समझ में, इज दैट क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा, समुद्र के अंदर जो किसी भी देश का अधिकार होगा उसके लिए कन्वेंशन हुआ था कब, 1982 में। क्या था वो पूरा का पूरा नाम, क्या उसका क्या नाम है पूरा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये पूरी की पूरी आपको लाइन याद रखनी है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर के अंदर। कब हुआ था ये कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन हुआ था 1982 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1984 में। 1984 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ था। क्या था ये कानून, ये कानून ये था कि समुद्र के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई, एक यूनिट अपनाई, उस यूनिट का नाम क्या है, नॉटिकल माइल। क्या है भाई, नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। गहराई को किस में मापते हैं, गहराई को मापते हैं फैदम के अंदर, और एक फैदम इज इक्वल टू 6 फीट होता है। उसके बाद देखिएगा क्या होता है भाई, जो तट का एरिया होता है, जो कोस्टल एरिया होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उस टेढ़े मेढ़े एरिया को सीधा बनाने के लिए क्या होगा, एक बेस लाइन बनाई जाएगी, और उस बेस लाइन और तट के अंदर का, तट के पास का जो पानी होगा, तट से लेकर बेस लाइन तक का जो वाटर होगा उसको कहा जाता है इंटरनल वाटर। उसके ऊपर क्या होता है, संपूर्ण अक्षेत्रीय अधिकार होता है। उसके बाद देखो बेस लाइन से डिस्टेंस मेजर होती है समुद्र की, जो दूरी क्या होगी भाई, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उसको क्या कहा जाएगा,
उसको कहा जाएगा टेरिटोरियल सी। क्या कहा जाएगा? टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक अक्षेत्र उसको कहा जाएगा। इस एरिया में देश का संपूर्ण अधिकार होता है, सारी की सारी जो भी चीजें होंगी उसके ऊपर उसी देश का अधिकार होगा। दूसरा जो जोन होगा वो होता है कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन जो होता है वो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है। कॉन्टिजियस जोन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं भाई? क्या क्या कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस जोन में? वहां से हमें कस्टम ड्यूटी का राइट है। क्या है भाई? राइट ऑफ कस्टम ड्यूटी, यानी कि सीमा शुल्क का हमारा अधिकार होता है। वहां पे साफ सफाई की हमारी जिम्मेवारी होती है। वहां पे पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार हमारा ही होगा। उसके बाद देखिएगा तीसरा जो जोन होगा वो क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ये जो एरिया होगा कहाँ से कहाँ तक का होगा भाई? बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है? इस वाले क्षेत्र से हम फिशिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि मछली निकाल सकते हैं, ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं, तेल का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा क्या यहाँ पे नया आइसलैंड, अगर हमें कोई आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाना है एक्सपेरिमेंट के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो इस 200 नॉटिकल माइल के अंदर हम आर्टिफिशियल आइसलैंड बना सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था आइसलैंड के अंदर कि 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर देश का संपूर्ण अधिकार होता है। ऐसा ही हमने एक आइसलैंड पढ़ा था। कौन सा आइसलैंड है? न्यूमोर आइसलैंड है, जिसकी डिस्टेंस बांग्लादेश से भी 200 नॉटिकल माइल थी और भारत से भी 200 नॉटिकल माइल के अंडर में वो आता था, इसलिए उसके ऊपर क्या था? दोनों देशों का डिस्प्यूट था। बाद में पानी का लेवल ऊपर उठ गया तो जो द्वीप था वो क्या हो गया? इनलैंड, उसके अंदर क्या हो गया? वाटर में मतलब दिखना बंद हो गया पानी के अंदर, तो विवाद क्या हो गया? वहाँ पे डिसमिस यानी कि खत्म हो गया था। तो इतना सा आप लोगों ने पढ़ लिया, याद हो गया सभी को? उसके बाद 200 नॉटिकल माइल से आगे का एरिया क्या होता है? हाई सी होता है, उच्च सागर होता है, उच्च समुद्र होता है। इसके ऊपर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। ये है समुद्र के अंदर है भारत। यहाँ तक आया सभी को समझ में? आगे देखिएगा, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत का भौगोलिक स्वरूप। अगर हम भारत के भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो हमारे पास देखिएगा कितना क्षेत्र है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का अपने भारत के पास क्या भाई? संपूर्ण एरिया है। अब इसमें से देखिएगा इस एरिया को कैसे डिफाइन किया गया है, कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर क्या चीज़ है, ये पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो अगर हम इस एरिया की बात करें, भारत का जो टोटल एरिया है, इस एरिया की बात करें तो इसका डिवीजन कैसे हो रखा है भाई? सबसे पहले देखिएगा कुछ एरिया के ऊपर पर्वत हैं, कुछ एरिया के ऊपर क्या भाई? पर्वत है। पर्वत भारत के कितने प्रतिशत एरिया पे है? तो 10.6% एरिया के ऊपर क्या है? पर्वत हैं। ध्यान रखिएगा भारत के 10.6% एरिया के ऊपर क्या है? पर्वत है। अब कुछ एरिया पे पहाड़ है भाई, पहाड़। अब आप लोग सोचोगे कि पहाड़ और पर्वत तो एक ही चीज़ होती है, मैम दो कैसे बता रही है? एक चीज़ नहीं होती भाई। जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनको पहाड़ बोलते हैं, जिनकी हाइट कम होती है उनको पर्वत कहा जाता है। तो इनमें हाइट का डिफरेंस होता है। पर्वत कितने प्रतिशत एरिया पे हैं? तो 18.5% एरिया के ऊपर क्या बने हुए हैं? पर्वत है। अब कुछ प्रतिशत एरिया पे क्या होंगे? पठार होंगे। पठार और पर्वत में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। पर्वत जो होंगे वो पिरामिड शेप में होते हैं, पठार जो है ऊपर से समतल होते हैं, टेबल शेप के अंदर होते हैं। तो कितने प्रतिशत एरिया पे पठार हैं भाई? 27.7% एरिया के ऊपर क्या है? पठार है। अब जो बचा वो है प्लेन एरिया, जिसको बोलते हैं मैदानी भाग। क्या बोलते हैं? मैदानी भाग, जिसका फॉर्मेशन नदियों के द्वारा किया जाता है। अगर हम मैदानी भागों की बात करें, मैदानी भागों की अगर हम बात करें तो मैदानी भाग कितने प्रतिशत एरिया पे है? 43.2% एरिया के ऊपर क्या है? मैदानी भाग है। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो 100% एरिया ऐसे डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा। एक बार फिर से देखिएगा, भारत का जो टोटल 100% एरिया है, इस 100% एरिया के ऊपर है 10.6% भाग के ऊपर क्या है भाई? क्या है? पर्वत हैं। उसके बाद 18.5% एरिया पे क्या है? पहाड़ है, कम हाइट वाली माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
पठार जो है वो 27.7% भाग के ऊपर है, और जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी भाग है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो वाला एरिया जो है वो 43.2% है। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 100% एरिया हो जाएगा। ऐसे एरिया को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अब इससे पहले देखिएगा कि जो भारत का भूगोल है, जो भारत की धरती है, उस धरती का फॉर्मेशन कैसे हुआ, भारत की धरती का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये धरती बनी थी। तो देखिएगा पहले जो है क्या होता था, एक ही कॉन्टिनेंट था। पहले क्या था भाई, एक ही कॉन्टिनेंट था। ये पूरी पृथ्वी जो है एक ही महाद्वीप थी। क्या नाम था इसका, पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। इस पेंजिया के चारों तरफ एक वाटर एरिया था जो कहलाता था पैंथालाशा। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये है पेंजिया। पेंजिया ये एक महाद्वीप था, और इसके चारों तरफ जो वाटर एरिया है ये क्या था, पैंथालाशा। पैंथालाशा, ठीक है। पहले इस पृथ्वी के ऊपर एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी का भाग था ना, उसका नाम था पैंथालाशा। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे बना, फिर आपने एक थ्योरी सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी सुनी है क्या, क्या बिग बैंग थ्योरी सुना है सभी ने। उस बिग बैंग में क्या हुआ था, पहले जो ब्रह्मांड था ना, उस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्लैक होल था। क्या था भाई, ब्लैक होल। ब्लैक होल जो था वो एक काला स्पॉट था, काला धब्बा था बहुत बड़ा, और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घनत्व था। क्या था उसके अंदर, घनत्व ज़्यादा था, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा डेंसिटी थी कि आप एक पेन को टच करोगे ना, मतलब मान लो, तो वो भी उसके अंदर ना जाए, उसकी अगली जो निब होती है वो भी ना जाए। इतनी ज़्यादा डेंसिटी थी उसकी, इतना ज़्यादा घनत्व था। तो हुआ क्या, ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण उसके अंदर क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने से, विस्फोट होगा तो क्या होगा, उसके अलग अलग पार्टिकल टूटेंगे, और वो पार्टिकल टूट के ग्रेविटेशन के कारण एक जगह पे इकट्ठा हो गए, जिससे क्या बना भाई, ग्रह बने। क्या बने, ग्रह बने। अलग अलग ग्रह बने। टोटल 9 हम पढ़ते थे, आज के टाइम पे कितने हैं, 8 है। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह कौन सा बना, पृथ्वी बना। क्या बना भाई, पृथ्वी बना। अब देखो वो जो आग का गोला था ना, उस आग के गोले के फटने के बाद वहाँ पे बहुत सारी गैसें रिलीज हुई, और गैसों के रिलीज होने के कारण क्या हुई भाई, जैसे O2 रिलीज हुई, H2O रिलीज हुआ, यानी कि पानी भी रिलीज हुआ उन गैसों के कारण। तो जो आग का गोला फटने से गैसें रिलीज हुई थी, उनसे बरसात हुई, यानी कि पानी बना। ठीक है, और पानी बना तो उसी पानी से पृथ्वी के चारों तरफ पानी का एक आवरण बना। उसी को कहा जाता था क्या कहा जाता था उसको, पैंथालाशा सागर। और ये बीच वाला जो अलग अलग पार्टिकल्स के डिपॉजिट होने से एक टुकड़ा बना था भूमि का, उसको कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता था उसको, पेंजिया। तो ऐसे बना था पेंजिया और पैंथालाशा। बाद में देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है भूमि के टुकड़े का टूटना, एक मतलब बीच में से टुकड़े का क्या हो जाना, टूट जाना। तो ये पेंजिया जो है ना, ये पेंजिया बीच में से टूट गया। ड्रिफ्ट के कारण क्या हो गया, ये बीच में से टूट गया, और उसके 2 पार्ट बने। 2 पार्ट कौन कौन से बने, एक बना अंगारा लैंड, कौन सा, अंगारा लैंड, और एक बना कौन सा, गोंडवाना लैंड। ये 2 भागों में टूट गया, ऐसे बीच से सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने के कारण ऊपर का जो हिस्सा बना वो कौन सा था, अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड। और नीचे का जो हिस्सा था ये क्या बना भाई, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब देखो सेपरेट होने के कारण इनके बीच में जो घाटी बनी, इनके बीच में जो खाली जगह बनी, उसके अंदर क्या हो गया, समुद्र का पानी आ गया, और उस समुद्र के आए हुए पानी को नया नाम दे दिया पैंथालाशा सागर। क्या नाम पड़ा उसका, पैंथालाशा सागर। अब देखो बीच में से टूटेंगे तो क्रैक तो आएगी ना, और वो जो क्रैक आई, वो जो दरार आई दोनों के बीच में, उसमें आ गया पानी। उस बीच वाले पानी के भाग को क्या कहा जाने लगा, उसको कहा जाने लगा देखो क्रैक आ गई, तो क्रैक आने से यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, इसको कहा जाने लगा टेथिस सागर। क्या नाम पड़ा इसका, टेथिस। पहले क्या था, पूरा का पूरा पैंथालाशा सागर। क्या था, पैंथालाशा महासागर था।
ये बीच में पेंजिया था, बीच में से सेपरेट हुआ, एक दूसरे से अलग हो गया, टूट गया ये, और टूटने के कारण बीच में दरार आई, क्रैक आई। इस क्रैक में पैंथालासा का पानी आया, और ये जो पैंथालासा का पानी दोनों के बीच में आया, इसको कहा जाने लगा टैथिस सागर। क्या कहा जाने लगा इसको? टैथिस सागर। बाद में इसका नाम पड़ा टैथिस सागर। माना जाता है कि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है उस जगह पे पहले कौन सा सागर होता था? टैथिस सागर होता था। तो अपना भारत देखो, इन दोनों में से किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बेसिक के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी। जो ये गोंडवाना लैंड है ना, इसके ऊपर 4 कॉन्टिनेंट बने। कौन कौन से थे वो 4 कॉन्टिनेंट? एक कॉन्टिनेंट बना इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एक कौन सा था? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और एक बना इसके ऊपर अफ्रीका, आज के टाइम का जो अफ्रीका है वो, और एक है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब देखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये कहाँ से सेपरेट हुआ था? ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से सेपरेट हुआ था। पहले भारत के साथ जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, और जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है ना, वहाँ से भूमि का एक टुकड़ा अलग होके नीचे की तरफ खिसक गया, जिसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। पहले इसकी लोकेशन क्या थी? बंगाल वाली खाड़ी थी। तो इसी के साथ जुड़ा था भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप इसके साथ जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया प्लस भारतीय प्रायद्वीप। अब देखिएगा भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है ना, वो किस में पड़ता है? वो पड़ता है गोंडवाना लैंड के अंदर। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब समझते हो? शतल का ऐसा भाग जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ होता है, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप, यानी कि पेनिनसुला। ये जो दक्षिण भारत का एरिया है, गुजरात से लेकर कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया, और उससे नीचे का जो एरिया है एमपी वाला, ये जो पूरा इससे नीचे का जो पूरा एरिया है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। अब जो ऊपर वाला हिस्सा जो हिमालय पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसका भाग है? वो अंगारा लैंड का भाग है, क्योंकि जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना, वो अंगारा लैंड के स्थान पर ही बना हुआ है। अब देखिएगा जो अंगारा लैंड है, इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? एक तो है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के पैरेलल ही एक और कॉन्टिनेंट है यूरोप, यूरोप। और यूरोप के साथ साथ एशिया। ये 3 जो कॉन्टिनेंट हैं, ये कौन सी भूमि के टुकड़े पर स्थापित हैं भाई? अंगारा लैंड के ऊपर स्थापित हैं। ठीक है। अब ये दो, एक तो बना अंगारा लैंड और एक क्या बना? गोंडवाना। इन्हीं के अलग अलग क्या हुए हैं? टुकड़े हुए हैं। इसके टुकड़े होकर 3 कॉन्टिनेंट बने, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड के कितने टुकड़े हुए? 4 टुकड़े हुए। इसके ऊपर एक बना अंटार्कटिका, एक बना दक्षिण अमेरिका, और एक बना अफ्रीका, और एक बना ऑस्ट्रेलिया। और भारतीय प्रायद्वीप का जो एरिया है, ये एक ही एरिया था पहले, ये भी कहाँ से अलग हुआ है? भारत से ही अलग हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। तो इतना सा आया भाई समझ में कैसे भारत की भूमि का निर्माण हुआ। तो भारत की जो आधी भूमि है प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर की, वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। एंड जो नीचे का एरिया है जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऐसे अपने भारत की भूमि का क्या हुआ है? विस्तार हुआ है, ये बनी थी। और उसके बाद देखिएगा ये जो भारत की भूमि है, इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इसके कुछ हिस्से पर पहाड़ है, कुछ हिस्से पे पर्वत है, कुछ हिस्से के ऊपर पठार है, और कुछ हिस्से पे क्या है? क्या है भाई? मैदानी भाग हैं। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। पर्वत कितने प्रतिशत एरिया पे है? 10.6% एरिया पे। पहाड़ कितने प्रतिशत एरिया पे है? 18.5% एरिया के ऊपर। और प्लेट्यू यानी कि पठार कितने प्रतिशत एरिया पे है? 27.7% एरिया के ऊपर। इसके साथ ही याद रखिएगा जो प्लेन एरियाज हैं, मैदानी भाग हैं, जिनका फॉर्मेशन नदियों के द्वारा हुआ है, वो कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर है? 43.2% एरिया के ऊपर है। इतना सा सभी को आ गया समझ में? कर लोगे इतना सा? बस